सभी को सुप्रभात। कक्षा 8 विज्ञान पाठ 3 29 अध्याय पढ़ा शुरू कर रहे हैं। दूसरा पाठ कल अपने पूरा हो गया था। तीसरा अध्याय कौन सा है? तीसरा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, ये चैप्टर पढ़ लेंगे आज। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जैसे आप देखा कपड़े पहनते हो, घरों में विभिन्न प्रकार की बेडशीट यूज में लेते हो, धागे यूज में अपने आते हैं, अलग प्रकार के वस्त्र अलग अलग टाइप के, तो वो सब क्या है? रेशे। तो रेशे किसे बोलेंगे? वे प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थ, चले या तो प्रकृति द्वारा बना हुआ है या कैसे हमने बनाया है। हमने जो बनाया उसको बोलेंगे कृत्रिम, और प्रकृति ने दिया उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। तो वे प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थ जिनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए या धागे के रूप में अपन जो काम में लेते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? रेशे कहलाएंगे। रेशे की परिभाषा वैसे प्रॉपर नहीं मिलती आपको कहीं पे, परंतु इसकी परिभाषा क्या होगी? प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, वे प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ जिनका उपयोग कपड़े, रस्सियां, धागे आदि बनाने में किया जाता है, उन सबको अपन क्या कहते हैं? रेशे कहते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? एक हो गया प्राकृतिक और एक हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब अपने आप प्रकृति के देन, और अभी कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाए गए। तो कृत्रिम रेशे और एक हो गया प्राकृतिक रेशे। 2 प्रकार हो गए। प्राकृतिक रेशे कौन से होंगे? वे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे रुई, कपास जो होती है आपको कहाँ से मिलती है? पादपों से मिलती है। इसी प्रकार ऊन कहाँ से मिलती है? जंतुओं से मिलती है। इसी प्रकार रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? आपको रेशम होता है। तो रेशम है, कपास है, ऊन है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं जो हमें जीवों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। दूसरे कृत्रिम रेशे जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों के क्रिया से करवाया जाता है, या रासायनिक पदार्थों द्वारा जिनको निर्मित किया जाता है, वो कौन से रेशे होंगे? उनको कृत्रिम रेशे, या इसी को अपन बोलते हैं संश्लेषित रेशे। संश्लेषित का मतलब मानव द्वारा बनाए गए संश्लेषित रेशे। तो कृत्रिम रेशे और संश्लेषित रेशे दोनों क्या एक ही चीज है। इसके रूप में जैसे रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, अनेक प्रकार के जैसे टेरेलिन है, पॉलिस्टर है, नाम आपने अलग अलग सुने। तो ये रेशे क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो सबसे पहले अपन जैसे देखेंगे कि जनसंख्या जो विस्फोट अपना हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे प्राकृतिक रेशों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो रेशे है, उनसे उनके कपड़े जो है अपन जो यूज में लेते हैं मनुष्य, तो उनके कपड़े बनना संभव नहीं है, क्योंकि इतना प्राकृतिक रेशा आएगा कहां से? तो हमने कृत्रिम रेशे का निर्माण किया जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को आसानी से कर सकता है। अतः कृत्रिम रेशों के माध्यम से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा सकती है। तो हमने नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर आदि टेरेलिन वगैरह क्या कृत्रिम रेशों का निर्माण किया। तो ये सब क्या? बहुलक है। रेशे क्या? एक प्रकार के बहुलक है। तो अब प्रश्न आता है बहुलक क्या है? छोटा प्रश्न यहाँ से आ गया, बहुलक क्या है? बहुलक किसे कहते हैं? तो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर जब बड़ी इकाई का निर्माण किया जाता है, तो छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर किसी बड़ी इकाई का निर्माण करती है, तो बनने वाली जो इकाई है वो क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। और जिस क्रिया से ये कार्य हो रहा है उसको बोलते हैं बहुलीकरण। तो बहुलक की परिभाषा क्या होगी? छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई का निर्माण होना। छोटी छोटी इकाइयां किसका निर्माण कर रही है? बड़ी इकाई का निर्माण कर रही है। तो ये इकाइयां क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। और इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? बहुलीकरण के नाम से जानेंगे। परिभाषा बहुलीकरण की भी हो सकती है। बहुलक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलीकरण कहलाएगी। तो जैसे रेशे, बहुलक कौन कौन से हो गए? रेशे, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या है? बहुलक है। रेशे भी बहुलक है, रबड़ भी बहुलक है, प्लास्टिक भी क्या? बहुलक है। छोटा प्रश्न है, ऐसे पूछ सकता है कि बहुलक का उदाहरण दीजिए। रेशे, रबड़ और प्लास्टिक इसके उदाहरण के रूप में आप दे सकते हो। तो बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास के रूप में। कपास का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। सेलुलोज के रूप में होता है, जिसका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है।
अर्थात ग्लूकोज की इकाइयां छोटी इकाई है, वो किसका निर्माण करेगी? सेलुलोज का। और सेलुलोज के रूप में क्या? कपास है। तो कपास का निर्माण किससे हुआ? छोटी इकाइयों से हुआ। तो छोटी छोटी इकाइयां किसका निर्माण करती है? बड़ी इकाई का। वो भी प्राकृतिक रूप से हो रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम रूप से भी अपन क्या करते हैं? जो रेशे तैयार करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं संश्लेषित रेशे, उनका निर्माण किससे होता है? इनका भी छोटी छोटी इकाइयों से ही होता है। अब आगे अपन लेते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार, अर्थात मनोनिर्मित रेशे जो मनुष्य ने बनाए हैं, जिसको अपन कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहते हैं। परिभाषा भी इसकी हो सकती है अलग से। उसके बाद इसके प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है। तो वे रेशे जो मनोनिर्मित है या जिनका निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य ने किया है, उनको संश्लेषित या कृत्रिम रेशों के नाम से या मनोनिर्मित रेशों के नाम से जाना जाता है। अब संश्लेषित जो रेशे, संश्लेषित रेशे, उनके प्रकार, रेशों के प्रकार कौन कौन से प्रकार के? सबसे पहले अपन लेते हैं रेयोन। सबसे पहले क्या लेते हैं? रेयोन। रेयोन एक जैविक रेशा है। रेयोन क्या है? जैविक रेशा है। इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। छोटा प्रश्न, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? रेयोन को। रेयोन का जो धागा वो कृत्रिम रेशम कहलाएगा। प्राकृतिक तो कौन सी है? जो आपको रेशम कीट से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक है। और ये मनुष्य ने बनाई है, वो कौन सी है? ये कृत्रिम है। तो कृत्रिम रेशम कौन सा हो गया? रेयोन हो गया। इसको जैविक रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण काष्ठ लुगदी, लकड़ी, जो काष्ठ लकड़ी, सेलुलोज, छाल जो होती है, उसकी लुगदी के रासायनिक उपचार के माध्यम से क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। इसका मतलब सेलुलोज के माध्यम से इसको बनाया जाएगा। तो सेलुलोज की क्या बना लेंगे? लुगदी बना लेंगे। सेलुलोज, इसकी क्या बना लिया आपने? लुगदी बना ली। लुगदी बनाने के यानी काष्ठ की लुगदी या सेलुलोज की लुगदी, यहाँ पे काष्ठ की लुगदी लिख सकते हो। इसमें क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिला लिए। इन दोनों, ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? लुगदी को साफ करेगा। लुगदी क्या करेगा? साफ करेगा। और साफ करने के पश्चात क्या होगा? जैसे एक प्रकार से लुगदी इसमें भीग गई, भीगने से साफ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे? CH2, कार्बन डाइसल्फाइड गैस क्या करेंगे? भेजेंगे। तो इनकी क्रिया से एकदम सफाई होगी और क्या होगा? गाढ़ा पदार्थ जो प्राप्त होगा, जिस प्रकार से आटा, या जिसे अपन जो सेव निकालते हैं, देखिए कि ब्याह शादियों में देखिए आपने सेव, है ना, लंबी लंबी वाली, उस प्रकार की छल्ली होती है, बारीक छलनी वाली। उस छलनी में से क्या करेंगे? जो गाढ़ा पदार्थ बना, जैसे चालनी होगी अपनी भाषा में, इसमें बारीक बारीक छेद है, इसमें से बाहर निकालेंगे। नीचे क्या होगा? एक बर्तन होगा, उसमें क्या होगा? H2SO4 होगा, गंधक अम्ल होगा। जैसे इसमें ये धागे गिरेंगे या जो बारीक बारीक जो छिद्रों में से निकल के जो रेशे नुमा आकृति बन गई है, वो क्या करेंगे? इससे क्रिया करेंगे, इससे इसमें चमक आ जाएगी, ये क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। फिर धागों को क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और धागे का नाम क्या हो गया? यहाँ पे रेयोन हो गया। तो किससे बनाया गया? ये सेलुलोज से बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक जैविक रेशा भी हो गया। तो सेलुलोज क्या एक प्रकार का, रेयोन क्या एक प्रकार का जैविक रेशा भी है। दूसरा अपन लेते हैं, इसके बाद में आता है नायलॉन। तो नायलॉन जो है, नायलॉन की खपत सबसे अधिक होती है विश्व के अंदर। वर्तमान में सबसे अधिक यूज में आने वाला रेशा कौन सा? नायलॉन ज्यादा यूज में आता है। तो नायलॉन का निर्माण सबसे पहले 1931 में किया गया। 1931 में नायलॉन का सबसे पहले निर्माण किया गया। और सामान्यतः जंतु, यानी इसमें किसी पेड़ पौधे या जंतु का उपयोग नहीं किया गया, यानी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना इसका निर्माण किया गया। किससे? कोयले से, जल से और वायु से। कोयला, जल प्लस वायु, इससे किसका निर्माण किया गया? नायलॉन का। परंतु वर्तमान में जो नायलॉन बनाया गया, जो वर्तमान में चलता है, वो सबसे पहले 1935 में बनाया गया। और इसका नाम नायलॉन उन्होंने क्यों रखा? न्यूयॉर्क और लंदन जो दो बड़े बड़े शहर है, एक इंग्लैंड का है और एक इसका अमेरिका का है, इन दोनों शहरों के नाम के को जोड़कर इसका नाम निकाला गया नायलॉन। ठीक है ना? तो इसको बनाने के लिए जो वर्तमान में नायलॉन बनता है, उसका निर्माण किससे होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल,
दोनों की क्रिया से या दोनों के संघनन से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। नायलॉन किससे बनता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। इन दोनों के अंदर कार्बन की मात्रा इसमें भी 6 होती है, इसमें भी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 6 होती है। दोनों के संघनन जब करवाएंगे तो H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा। पीछे जो श्रृंखला बच जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। रासायनिक समीकरण आपको सिर्फ नाम से आप तैयार कर लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा? दोनों की क्रिया से क्या बनेगा? नायलॉन, नायलॉन प्लस जल। ठीक है, ये हो गया नायलॉन। इसको नायलॉन 66 भी कहते हैं क्योंकि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में कार्बन की संख्या 6 और एडीपी अम्लों में भी कार्बन की संख्या कितनी? 6। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नायलॉन 66 हो गया। तो नायलॉन जो होता है उसका इसकी विशेषता क्या है? ये रेशा बहुत प्रबल होता है, इसमें प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, वजन में ये क्या होता है? हल्का होता है। तो प्रत्यास्थता इसकी क्या है? ज्यादा है, ये ज्यादा प्रबल है, ये हल्का है और चमकीला है और आसानी से क्या हो जाएगा? साफ हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग, इसकी मेन विशेषता होगी। अब इसका उपयोग किसमें होता है? कपड़ों के निर्माण में, कपड़े बनाने के लिए। इसी प्रकार मजबूती, इसमें मजबूती होने के कारण जो होता है पैराशूट, जो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से उतरते सैनिक वगैरह, तो पैराशूट बनाने में इसका होता है। इसी प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी जो रस्सियां होती है उनका निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं जैसे जुराब है, जुराब कला से दांत के साफ करने का जो ब्रुश है उसके लिए, तंबू होते हैं, स्लीपिंग बैग होते हैं, घरों में पर्दे होते हैं, जैसे कारों की सीट होती है ना, उनके पट्टे जो होते हैं सीट बेल्ट वाले आदि बनाने में। साथ में जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसके अंदर भी जो मोटा टायर होता है ऊपर वाला भाग, उसमें धागा होता है बारीक, वो धागा किसका होता है? इसी के रूप में होता है। उसके बाद में अगला आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर बराबर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर को अपन डेक्लोन के नाम से भी जानते हैं या इसको टेरेलिन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल की क्रिया के द्वारा किया जाता है। दोनों के बहुलीकरण से होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें बड़े कपड़ों को आसानी से, जैसे पॉलिस्टर का दूसरा नाम क्या हो गया? टेरेलिन, एक नाम इसका, और दूसरा नाम अगला का नाम क्या हो गया? डेक्लोन। ठीक है, अब इसका निर्माण किससे होगा? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेथिलिक अम्ल, इनकी क्रिया से या टेरेथिलिक अम्ल, इनके संघनन से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। ये जो जैसा है पहले पॉलिस्टर जो है, ये इसमें क्या होता है? बड़े कपड़ों में आसानी से, इससे जो कपड़े बनते हैं, इससे बने कपड़ों में क्या होता है? आसानी से सलवटे नहीं पड़ती है। इसका मतलब से प्रेस एक बार कर ली तो परमानेंटली हो गई, तो चुन्नट कपड़े में बनी हुई रहती है। सरलता पूर्वक आसानी से, जैसे इसको अपन धोते हैं तो आसानी से धुल भी जाता है ना। और इन रेशों का उपयोग वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ साथ में नाव की पाड़, नाव के देखना साइड वो पर्दा होता है। इसी प्रकार बेल्ट आदि बनाने के लिए भी इसको अपन क्या करते हैं? काम में लेते हैं। इसी प्रकार पीईटी जिसको बोलते हैं पेट, पीईटी पेट। अब कई बार जैसे ये पेट क्या है? तो पेट का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वर्तमान में, जिससे बोतलें वगैरह आती है इससे क्या आती है? तो इसका नाम क्या हो गया? पॉलीथीन। पेट का नाम क्या हो गया? पॉलीथीन। अगर ट्रेप थे पेट का पीईटी पेट का उपयोग क्या था? सबसे अधिक होता है वर्तमान में। ये भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है, तो इसका नाम हो गया पॉलीथीन। अब ट्रेपलेट पूरा नाम ये हो गया। इससे क्या शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसको पेट लिखते हैं, पीईटी पेट या पीईटीई, ये भी लिखते हैं। दोनों बातें हो सकती है, ठीक है ना। तो पेट का पर उपयोग जो होता है वो बोतलें, बर्तन, फिल्म वगैरह जो होते हैं उनके होते हैं ना, वो रील वगैरह, उसमें इसी प्रकार तार है और अन्य प्रकार के बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं उनके निर्माण करने में लेते हैं। इसी प्रकार पॉलिस्टर वातावरण में एक स्थान से वास्तव में एक प्रकार का रासायनिक एस्ट है ये,
और इसकी इकाइयों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, फलों की गंध के को प्रदान करने का काम करते हैं। तो पॉलिस्टर के कपड़े है ना, जैसे अभी पॉलीकोट है, अभी पॉलीवूल है, टेरिकोट है आदि अलग अलग नामों से मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉलीकोट क्या होता है, पॉलिस्टर प्लस कपास। एक तो क्या पॉलीकोट, पहला हो गया पॉलीकोट, एक तो क्या पॉलिस्टर प्लस कपास। पॉलिस्टर प्लस कपास क्या हो गया, पॉलीकोट हो गया। इसी प्रकार है अब दूसरा कौन सा हो गया, पॉलीवूल। पॉलीवूल क्या हो गया, पॉलिस्टर प्लस साथ में क्या होगा, ऊन। तो ऊन प्लस पॉलिस्टर से क्या बन गया, पॉलीवूल बन गया। और पॉलिस्टर और कपास से क्या बन गया, पॉलीकोट बन गया। दो प्रकार के ये पॉलिस्टर मार्केट में सबसे वर्तमान में ज्यादा बिकने वाले हैं। इसी प्रकार एक्रिलिक जो है वो भी एक रेशा है, ऊन के समान ही होता है, देखने में ऊन जैसा परंतु ऊन नहीं है। तो वर्तमान में ऊन की जगह पे जो अपन स्वेटर वगैरह बनाते हैं वो जो रेशे वो एक्रिलिक के रूप में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। उनका उपयोग स्वेटर बनाने के लिए है ना, इसी प्रकार सोल होती है ओढ़ने की, वो बनाने के लिए, मोटे मोटे कम्बल बनाने के लिए आदि के लिए एक्रिलिक का उपयोग किया जाता है। ये भी क्या एक प्रकार का रेशा, परंतु कैसा, ऊनी रेशा हो गया, ऊन टाइप का हो गया ये, ठीक है ना, जिनका उपयोग वर्तमान में अधिक से अधिक किया जाता है। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊन की तुलना में ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से जो ऊन मिलती है वो तो नगण्य कम मात्रा में होगी, महंगी भी ज्यादा पड़ेगी, ये सस्ती पड़ेगी, और साथ में प्राकृतिक स्रोतों से पूर्ति नहीं होती, तो अपने कृत्रिम साधनों से क्या करें, इनका निर्माण करें। तो वर्तमान में स्वेटर के रूप में या जो शॉल वगैरह के रूप में इसका उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। अब जो रेशे उनसे आने क्या है, रेशे जो होते हैं थोड़ी बहुत, जैसे गर्मी ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा इनको जब अपन गर्म करेंगे, जैसे रेशों को तो गर्म करने पर पिघलेंगे, और पिघलने से वस्त्रों में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो एक आग लगी, कपड़ा पिघल गया, आग लगी, और आग में भी क्या, कपड़ा अपने शरीर पर चिपक जाता है। जैसे रसोई घर में और बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में तो इनका उपयोग कपड़े पहन कर, यानी जब अपन रसोई घर में काम कर रहे हो या बड़ी प्रयोगशाला में काम कर रहे हो तो इनका उपयोग, हमें इन कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सूती कपड़े पहन के ही वो कार्य करना चाहिए। बाकी देखने में अच्छे सुंदर होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, कपड़े साफ सुथरे होते हैं, जल्दी सफाई नहीं करते, सब कुछ इसमें विशेषता है, चमक अच्छी होती है एकदम। जैसे गंदगी है, गंदा कपड़ा हो रखा है तो जैसे साबुन से धो लिया, धो के फ्रेश करते ही वापस नया टनाटन बन गए, ये तो ठीक है। परंतु जैसे सूती कपड़ों में अपन सलवटे डालते हैं, प्रेस करने में भी दिक्कत आती है, धोने में दिक्कत आती है, परंतु शरीर के लिए अपन देखे तो रसोई घर में काम करने के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रासायनिक कहलाते हैं, उनकी विविध प्रक्रमों द्वारा इनको तैयार किया जाता है। रेशों का की विशेषता क्या है, एक तो अलग अलग जैसे कौन सा क्या काम में आता है, क्या विशेषता है। एक हो गया कि संश्लेषित रेशों की विशेषताएं बताओ, कि संश्लेषित रेशों की विशेषताएं बताइए, क्या क्या विशेषताएं। तो ये एक तो क्या, शीघ्र सूख जाते हैं, हल्का तापमान मिलते सूख जाएंगे। इसी प्रकार ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं तो चलाव ज्यादा होते हैं, महंगे कम होते हैं, सस्ते ज्यादा होंगे, पैसे कम लगेंगे, है ना, सस्ते मिलेंगे, और आसानी से आपको मिल भी जाते हैं, और रख रखाव में भी क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या हो गई, एक तो हो गई ये शीघ्र सूख जाते हैं, एक नंबर। दो नंबर अधिक चलाऊ होते हैं। तीन नंबर ये महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हो गया इनका रख रखाव भी काफी सुविधाजनक है। तो ये इसके हो गए लाभ, यानी इनकी विशेषताएं होगी रेशों की विशेषताएं। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं क्या है, इस टाइप की विशेषताएं देखी जा सकते हैं। ओके, कर लेंगे बाद में।